स्टार्ट स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट हो गया है। चलिए जी, तो हम लोग आज चैप्टर 12 जो है, चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का जो नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, हिंदी में रैखिक प्रोग्रामन लिखा हुआ है। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली 9th से ही मान के चलिए कि थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे थे, वहाँ पर इक्वेशन देता था और उसका ग्राफ खींचना था। फिर 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा, एक्सरसाइज 3 जो था वहाँ पे। फिर उसके बाद 11th क्लास में आप इक्वेशन के बदले इन इक्वेशन पढ़ें। जैसे इक्वेशन तो आपको पता होगा, x + y = 5, ये इक्वेशन था। आप इसका ग्राफ खींचते थे 9th में, 10th में। फिर इसके बाद आप 11th क्लास में जैसे ही आए तो इन इक्वेशन जो था, जिसको इन इक्वालिटी बोलते हैं, इसको इक्वालिटी या इक्वेशन, इसको इन इक्वेशन, और समीका हिंदी में इसको समीकरण। तो समीकरण का ग्राफ खींचना आप जानते थे, आप सारणी बनाते थे टेबल, और टेबल की सहायता से फिर आप ग्राफ खींचते थे। 11th क्लास में आपने इन इक्वेशन पढ़ा और समीका पढ़ा, और समीका में भी आपने बहुत सारा कुछ सीखा कि कैसे हम लोग इन इक्वेशन का ही ग्राफ खींचेंगे, लेकिन इसका ग्राफ इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर टेबल की सहायता से ही खींचेंगे। लेकिन वहाँ पे एक सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, समझ लीजिए ध्यान से। एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ थोड़ा सा। तो 10th क्लास में आपको इक्वेशन देता था, आप उससे टेबल बनाते थे, टेबल से आप ग्राफ खींचते थे ग्राफ पेपर पे, और फिर आपका आंसर आता था। और वो आंसर एक कोई पॉइंट आता था, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कोई एक मान के चले कि ग्राफ है, कहीं कट किया, उस ग्राफ का जो कोऑर्डिनेट है वही उसका सॉल्यूशन होता था। ठीक है, इसमें पॉइंट आता था, सॉल्यूशन जो होता था वो एक पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि असमीका, जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी के नाम से जानते हैं, 11th क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो उसको हम लोग पहले उससे करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करते थे, मतलब असमीका का चिन्ह हटा करके समीकरण का चिन्ह लगा देते थे, चेंज करके फिर उसको ट्रांसफर करते, उससे हम लोग क्या करते थे, टेबल बनाते थे, और फिर टेबल की सहायता से ग्राफ खींचते थे। और लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ आता था वो कोई पॉइंट नहीं आता था। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्राफ हो ऐसे, तो ये नहीं कि पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें इक्वेशन में क्या होता था, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकलता था पॉइंट के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो साइन लगा है वो इन इक्वेशन का साइन है, वो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, ये साइन लगे होते हैं चार जो हैं। इसको हम लोग असमीका का साइन के नाम से जानते हैं, असमीका का चिन्ह कहते हैं। तो जब ये लगता है ना, तो कोई पॉइंट नहीं आता है, एक रीजन आता है। क्या आता है, एक क्षेत्र आता है। जैसे इसमें क्या होता है, या तो इस साइड वाला पेंट होगा, या फिर इस साइड वाला पेंट होगा, या इस साइड वाला, कोई जो कॉमन रीजन होगा। इसमें जैसे कॉमन पॉइंट लेते थे, ऐसे यहाँ पर कॉमन रीजन ले आता था। मतलब यहाँ पे हल निकलता था, यहाँ हल क्षेत्र निकलता है, कोई एक पॉइंट नहीं आता है, क्योंकि ये छोटा है या बड़ा है जो है उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते थे कि किधर साइड वाला रीजन कॉमन है। जो कॉमन रीजन होता था हम लोग उससे पेंट करते थे। ये था आपका 11th क्लास में। फिर उस 11th क्लास में ग्राफ खींचने के कुछ तौर तरीके बताए होंगे, और मैंने भी बताया। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसे अगर याद नहीं हो तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूं पहले, फिर हम लोग इस क्लास की बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी आपको कैसे करना है। जैसे 11th क्लास में 1 या 2 ऐसे समीकरण देते थे असमीका, उससे खींचना था। यहाँ पे हमें कैसे क्या करना है, थोड़ा सा चेंजिंग है, उसका हम लोग निराकरण करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले 11th क्लास में अगर आपको कोई अगर ग्राफ खींचना था तो आप कैसे खींचते थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 12th क्लास की कुछ बातें बताएंगे जो बेसिक होंगी, जिसके आधार पर आप सारे क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि x + y
इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ खींचिए सबसे पहली बात। तो आप क्या करेंगे, इसका x इज इक्वल टू ये y जो है या x है, कोई एक आप ट्रांसफर करेंगे इधर, मान लीजिए y को करेंगे तो -y हो जाएगा। फिर मैं 10th क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाते थे, फिर हम लोग इसका क्या करते थे कि एक टेबल तैयार करते थे, उस टेबल में खुद से ही कुछ जो इक्वेशन दिया गया है उसके अनुरूप कुछ वैल्यूज रखते थे x y, और उसके आधार पर हम लोग पॉइंट डिसाइड करते थे। जैसे मान लीजिए y का वैल्यू अगर 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 - 0 यानी 5 होगा। अगर y का वैल्यू हम अगर 3 रख दें तो 5 - 3 2, यानी x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से हम लोग पॉइंट डिस्कस करके फिर इस टेबल की सहायता से ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचते थे। मान लीजिए कि इसका कोई एक ग्राफ खींचा गया, सपोज कीजिए, तो पॉइंट ए के लिए क्या है 5 0, मान लीजिए x पर 5 है, और तो जा सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए x का 5 y का 0 है, तो x का 5 y का तो 0 है, तो लेंगे नहीं, यानी तो x एक्सिस पे होगा। तो ये पॉइंट हो गया मान लीजिए 5, 0, ये पॉइंट a है। फिर पॉइंट b की बात करें तो x का 2 y का 3, मान लीजिए x का 2 यहाँ पे कहीं होगा, y का 3 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करे ये हो जाएगा मान लीजिए पॉइंट b, जिसको हम लोग 2, 3 बोलेंगे। फिर इन दोनों को हम लोग क्या करते थे, मिला देते थे। इस प्रकार से हम ग्राफ खींचते थे। फिर ग्राफ के आधार पे हम लोग सॉल्यूशन निकालना शुरू किए। तो एक और इक्वेशन दिया रहता था यहाँ पे, मान लीजिए x + y दिया है, और कोई इधर साइड आ रहा है ना, अगर मान लीजिए कोई ऐसे दे दिया x - y = 4, फिर यहाँ से भी हम लोग एक ग्राफ तैयार करेंगे x + 4y, फिर ऐसे बना देंगे फिर ऐसे पॉइंट तैयार करेंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये 10th क्लास वाली बात थी। फिर आप इसका पॉइंट का मान लीजिए उसका कुछ ग्राफ इस प्रकार से आया, ऐसे कट कर गया। अब इस पॉइंट पे दोनों का ग्राफ मान लीजिए कट किया, सपोज किया जाए, तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, x का 2 और y का 3, यानी इस पूरे दोनों इक्वेशन जो दिए गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग में, इसका सॉल्यूशन यही होता था पॉइंट। इस पॉइंट का जो भी मान आया हो, मान लीजिए 2, 3 आया है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, हल है, मूल है। और ये दोनों चूंकि x एक्सिस के हैं, मतलब चूंकि ये दोनों x, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, ये दोनों जो कट किया ना लाइन, उन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा उसमें चूंकि 2 वेरिएबल हैं x और y, तो इसलिए दोनों का एक एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कट करेगा। तो चूंकि x y तल में कट रहा है, तो x और y का वैल्यू यहाँ पे जो आया वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, x का 2 एवं y का 3, या एंड जो भी लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सॉल्यूशन का जो मान के चलिए कि जो आंसर होगा, जो हल होगा, जिसे हम एक प्रकार से सॉल्यूशन कहें, हल कहें, जो कह लें, तो इस प्रकार से निकलता था, ठीक है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, जो कटिंग दोनों का था, वही उसका आंसर देता था। फिर 11th क्लास में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। वहाँ पे हम लोगों को एक इक्वेशन न दे करके इन इक्वेशन देता था। इन इक्वेशन आपको मैंने भी बताया, 4 साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, ये चारों साइन में से कोई भी यूज होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन, या एक और नाम है इन इक्वालिटी। हिंदी में तो एक ही नाम है, असमीका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग असमीका को कैसे ग्राफ में बनाएंगे उसको हम लोग देखते थे 11th क्लास में। तो मैं एक एग्जांपल लेके सारा कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें जो जो टर्म्स थे, एक बार टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। तो मान के चलिए आपके सामने एक दिया है x + y लेस देन x + 3 लेस देन 5, सपोज किया जाए। तो आपको इसका ग्राफ खींचना था, पहले तो ग्राफ ही जान लीजिए। तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो यानी x = क्या हो गया, x < 8। एक और कोई दिया होगा, मान के चलिए उसको भी, पहले तो इसको खींचना सीख लीजिए। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हम लोग, अच्छा भाई 2, ओके, वो हमको प्लस दिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लेंगे एक बार। तो फिलहाल 5 - 3 2 हमको प्लस समझ में आया, कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक। अब करना क्या है ये सोचिए। मान के चलिए आपके पास एक इन इक्वेशन दिया है x < 2, और आपको इससे ग्राफ में
बनाना है तो आपको बनाने के लिए क्या करेंगे ना, आप इसका एक संगत समीकरण लिखेंगे। ये तो आपका इक्वेशन है नहीं, इन इक्वेशन है, इक्वेशन तो है नहीं, तो इस इन इक्वेशन की सहायता से आप एक इक्वेशन लिखेंगे और उसमें कुछ करना नहीं है, आपको ये साइन हटा करके उसके जगह पे ना बराबर का साइन लगा देना है। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन से क्या बनाओ, टेबल बनाओ, और उस टेबल में आप खुद बताओ ये x है, ये y है, मान लीजिए कोई पॉइंट वगैरह होगा, मान लीजिए पॉइंट भी दिया है सपोज किया जाए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए x इक्वल टू 2 है, y तो इसमें है नहीं, यानी y का वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले ले, दुनिया के कोई भी मान, x का मान 2 ही रहेगा। इसके कहने का तात्पर्य यही है कि आप y का मान 0 ले तब भी x का मान 2 होगा, आप y का मान 2 ले तब भी x का मान 2 होगा, आप y का मान 1 लाख ले तब भी x का मान 2 होगा, क्योंकि वो तो फिक्स है x बराबर 2। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। आप इसको आप प्लॉट करोगे, ड्रा करोगे इसमें मानो, तो x इक्वल टू 2, y का तो 0 ही है, एक पॉइंट वहाँ होगा मान लीजिए, x का 2y, अब देखो 2 आप कहोगे सर इसमें नंबरिंग तो किया नहीं है, सपोज करो भाई नंबरिंग है उस पर, ठीक है, मान लो चलो 1 2 हो गया कुछ, ये 1 2 क्या हो गया इससे, वो मैंने एक अंदाज से ही पॉइंट लिया कि ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a 2,0, फिर एक है b पॉइंट 2 2, तो b पॉइंट 2 2 कहाँ होगा, इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो गया b 2,2। अब आप इसको मिला करके क्या करोगे, एक खींच दोगे, बड़ा ध्यान से समझना। तो वहां पे आपको एक हिंट्स के रूप में एक नोटिस के तौर पे समझाया गया कि ध्यान से सुनिए, यहां अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा तो उसका ग्राफ खींचते समय ध्यान रखना है, उसका ग्राफ का जो लाइन है वो डॉट डॉट से होगा, डॉट डॉट से होगा। और अगर उसमें इक्वल का साइन भी शामिल हो गया, इक्वल और लेस देन हो या इक्वल और ग्रेटर देन हो, तो उसका जो ग्राफ खींचा जाएगा उसको हम लोग कैसे मिलाएंगे, फुल लाइन से, या तो डॉटेड लाइन से या फुल लाइन से। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ही सारणी बना के पॉइंट प्लॉट कर दिए, तो मिलाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि जो हमारा असमीका दिया गया था, इन इक्वेशन दिया गया था, क्या उसमें नीचे में बराबर का साइन है, अगर है तो फुल लाइन से, है ना, और अगर नहीं हो तो डॉटेड लाइन से। इसमें नहीं है तो हम लोग कैसे खींचेंगे, इसको खींचने के दौरान ही, चूंकि आप मिटा थोड़े पाएंगे, बना दिए तो फिर कैसे मिटाएंगे, फिर मिटाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो आप मिलाते समय ही ऐसे डॉट डॉट से ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मिला देंगे डॉटेड लाइन से। अब एक बात जरा ध्यान से समझिए, मैं क्यों डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा, इसके पीछे का कारण है। अच्छा एक बात और बताइए, एक तो ये नोटिस करने वाली बात है, दूसरी नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल टू 2, तो ये फिक्स हो गया कि x का मान 2 होगा, लेकिन x लेस देन 2 इसका मतलब 2 नहीं होगा, लेकिन 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक अगर नंबर लाइन की बात करें, इसको अगर हम 2 बोलते हैं तो 2 से इधर क्या क्या होगा, 2 से छोटा क्या क्या होगा, 1 0 सपोज किया जाए ऐसे, 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x लेस देन, जिधर एक बात और बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि बड़ा किधर है छोटा किधर है, अंक है तो पता चल जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिधर का ये मुंह बंद होगा ना उसको हम लोग, जिधर साइड मुंह बंद होगा उधर छोटा होगा, इधर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो ज़्यादा बड़ा होगा वो ये जो है ना हाइट धीरे धीरे बढ़ जाएगा, या वो ऐसे जैसे कहना हो ऐसे। फिलहाल बड़ा आदमी की तरफ मुंह खुला रहेगा, छोटे आदमी की तरफ मुंह बंद रहेगा, ठीक है। तो यानी और पढ़ते कैसे हैं, देखिए ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, जो स्टार्टिंग है उससे डिसाइड करते हैं, क्योंकि इधर मुंह बंद है तो इधर लेस होगा, इसलिए लेस देन बोलते हैं इसको, इधर बड़ा है इसलिए हम इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि x का मान 2, यहाँ पे क्या हो गया, x का मान 2 हो गया तो एक फिक्स पॉइंट हो गया, इसमें तो समीकरण में पॉइंट मिल जाता था, लेकिन इसमें क्या बोला कि x 2 से छोटा होगा। अब 2 से छोटा 1.5 हो सकता है, 1.25 1 0 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये पूरा लाइन ही इसका आंसर हो सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आता था, इसमें पूरा लाइन ही आ सकता है, ठीक है। आगे तो ये तो मिला दिए, ये फुल लाइन होगा। यहाँ पे जो ग्राफ खींचा गया वो 2 से छोटा होगा, इसका मतलब कैसे होगा, अब चूंकि वो तो लाइन पे होगा नहीं, थोड़ी सी इस पे आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। ये तो
एक नंबर लाइन था, नंबर लाइन पे इस चीज को दिखाया गया, लेकिन अगर इसी चीज को हम 2D में दिखाएं तो वहां x और y 2 हैं, तो वहां पर कैसे प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, ये समझना होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले दिए गए असमीका से यही कार्य करना है, 12th क्लास में भी ध्यान से सुनिए। दिए गए असमीका से आप उसको पहले एक क्या बोलते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में कम उसको चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व कर दिए और फिर उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिखिए, संगत समीकरण को लिखिए। संगत समीकरण का मतलब यही हुआ कि वहां पे से असमीका का चिन्ह हटा करके समीकरण का साइन लगा दीजिए। फिर असमीका से समीकरण जब बन जाए तो उसकी सहायता से आप एक टेबल बना ले और उस टेबल की सहायता से आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचना शुरू करें। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने का तरीका क्या है, आप दिए गए पॉइंट को प्लॉट कीजिए, दिखा दीजिए कहां पे है, उसके बाद उसे डॉटेड लाइन से मिलाना है कि फुल लाइन से मिलाना है, ये डिसाइड कौन करेगा, जिस इक्वेशन का इन इक्वेशन का जिस असमीका का हमने खींचना है वो डिसाइड करेगा। अगर उसके नीचे बराबर का साइन है तो बराबर का साइन रखेंगे, अगर नहीं है तो बराबर का साइन नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे। इसके बाद अब मैंने कहा कि x का वैल्यू जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है। तो सेकंड काम क्या करना है, फर्स्ट काम तो प्लॉट करना, ये डॉटेड लाइन फुल लाइन मिलाना। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं जैसे कह रहा हूं आप उस चीज को समझिएगा, ठीक है। फिर आपके क्लास में क्या सिलेबस करता है उसके अनुसार भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सबसे बेहतरीन तरीका है, आप उस ग्राफ पे हाथ रखें और जिधर साइड मुंह बंद होगा, समझ लीजिए उधर साइड ही पेंट किया जाएगा। क्योंकि यहां पर मैंने कहा कोई पॉइंट नहीं मिलता है, एक रीजन मिलता है और उस रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उन सारे पॉइंट्स का कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने कैसे कहा, अगर 2 कह दिया तो 2 हो गया, लेकिन 2 से छोटा कहा तो 1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कैसे पेंट करना है, उस इक्वेशन के ग्राफ पर हाथ रखें और वहां से जिधर साइड इसका मुंह बंद हो उधर साइड जो है कि आप अपने हाथ को डिस्प्लेस करें। इधर साइड मुंह बंद है तो लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड बंद होता तो राइट साइड, जिधर बंद होगा उधर ही पेंट किया जाएगा। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए एकदम। जैसे इसमें लेफ्ट बंद है कि राइट, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में सारा पेंट हो जाएगा ऐसे। और सोचो पेंट करोगे कितना खराब, कितना गंदा लगेगा इस तरह से पेंट करोगे तो, लेकिन फिर भी पेंट किया जाता है। कब, जब वो केवल सिंगल असमीका दिया हो तब। इतना तक समझ में आया तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज और, अगर यही मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए साइन को चेंज कर दे या कोई कुछ दूसरा कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए x 8 से बड़ा है तो क्या होता, मान लीजिए ये पॉइंट है 8, तो जब 8 ये पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे कोई लाइन होगा, सपोज किया जाए ऐसे डॉट 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 लाइन मान लीजिए, और इसका ग्राफ खींचने के बाद इसको क्या करना होगा, शेडेड करना होगा, छायांकित करना होगा। किस साइड छायांकित करेंगे, लेफ्ट में या राइट में, किस में, तो आप फिर हाथ रखें उस पर और जिधर साइड इस ग्राफ के इन इक्वेशन में मुंह बंद हो उधर साइड जाइए। इधर किधर है, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में, तो आपको राइट में मूव करना है, यानी इसके इस साइड में जितने सारे हैं सबको पेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात समझ लेंगे आप लोग, जिधर साइड का मुंह ये जो बंद होगा उधर साइड जो है कि आपको पेंट करना है। ये हमेशा, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बहुत बेहतर है। यानी अगर इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूं तो क्या होगा कि अगर लेस देन हो, इसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन, तो आपको पेंट किधर करना है, लेफ्ट साइड में। लेस देन ऐसे बंद हो रहा है, जिधर जा रहा है ना, जिधर जा रहा है आपको उस साइड ही पेंट करना है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन हो, ये किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, जहां जाके मिल रहा है। यानी कि अगर ग्रेटर देन की बात हो जाए तो आपको राइट हैंड साइड पेंट करना है। ये एकदम सब जगह लागू होगा।
ऐसे आपको वहां पर क्या पढ़ाया गया होगा, वहां पर एक मूल बिंदु है, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं। थोड़ा मैं उसको दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर सपोज किया जाए कोई ऐसे ग्राफ है, ठीक है, और उस ग्राफ का मान लीजिए कोई इक्वेशन था इस प्रकार से x + y < 5, ठीक है, और ये आपका है मान लीजिए ओरिजिन। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो भी ग्राफ है, ये तो पता चल गया कब डॉटेड लाइन से होगा, कब फुल लाइन से होगा। अगर इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन होगा, अगर इसके नीचे इक्वल का साइन आ गया है तो फुल लाइन से होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि पेंट किस साइड वाला रीजन होगा, क्योंकि इसमें रीजन आता है ना कि कोई पॉइंट आता है सॉल्यूशन के रूप में। मैं बता रहा हूँ कि कैसे। अब मान के चलिए, पहले तो पेंट कैसे करना है इसको डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। तो कोई भी लाइन ना, आपको मैं कहूं ध्यान से समझेंगे, कोई भी लाइन पूरे प्लेन को दो भाग में बांट देता है। कोई चूंकि तल है, तल में कहीं एक लाइन खींच देंगे तो तल तो असीमित है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि कोई भी लाइन किसी भी तल को दो भागों में बांट देता है, बराबर बराबर भागों में, और प्रत्येक भाग को हम कहते हैं हाफ प्लेन। हाफ प्लेन मतलब आधा भाग, आधा तल, और आधा तल इधर होगा। हाफ हाफ मतलब वो दो पार्ट में कर देता है। सिंपल सिंपल बात समझिए, हाफ प्लेन हाफ प्लेन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्ध तल, ठीक है। तो वैसे ही मान लीजिए कोई भी ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन आएगा, चूंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ही होता है एक सरल रेखा। तो सरल रेखा हमेशा किसी भी तल को, किसी भी प्लॉट को, किसी भी प्लेन को दो भाग में बांट देता है। एक ये अर्धतल होगा, एक वो अर्धतल होगा। तो अर्धतल दो हो गए, दो हाफ प्लेन। तो किधर साइड का पेंट होगा ये डिसाइड करना, ये आपको पता चलता है यहाँ पे कि एक तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाली बात से कि अगर लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड पेंट होगा, अगर ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड पेंट होगा। इसको याद रखना सबसे आसान तरीका मैंने कहा कि जिधर साइड ये दोनों लाइनें जा रही हैं, ऐसा सोचिए ये जा रही है किधर, लेफ्ट में मैच किया है। जिधर ये मिला हुआ होगा मुंह, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में पेंट करेंगे, राइट में है तो राइट में पेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप मूल बिंदु ना, कोई भी तल होगा तो मूल बिंदु या तो उसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। जैसे मूल बिंदु देखिए, अगर ऐसा ग्राफ है तो मूल बिंदु किस साइड है, ग्राफ के एक साइड है, किसी एक ही साइड होगा ना। मान लो कोई ग्राफ ऐसे हो गया तो मूल बिंदु उस साइड होगा। तो मूल बिंदु एक पॉइंट है, वो उस लाइन के या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, किसी एक साइड होगा। तो उसी से हम लोग निर्णय करेंगे कि पेंट किधर साइड करें। अब देखिए उसको क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब इस कोऑर्डिनेट के वैल्यू जो है वो x और y का वैल्यू है। अब इसको हम लोग उस इक्वेशन में नहीं, इन इक्वेशन जो असमीका दिया गया, इसलिए जो आप समीकरण बनाए उसमें मत रखिएगा, जो समीकरण बनाया उसमें नहीं रखते हम लोग, जो इन इक्वेशन बना है, जो असमीका दिया हुआ था उसमें रखते हैं। तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। अब इसका वैल्यू हुआ 0। अब ये बताइए कि आपका जो असमीका था वो ऐसा था, और मैंने x और y के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया। अब खुद जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और इधर है 5। क्या बताइए 0 5 से 5 के बराबर है या 5 से छोटा है? हाँ, 0 5 से छोटा होता है। ये देखिए, या तो बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, तो ये छोटा है। तो यानी कि ये जो x और y का जो मान हम लोग रखे इस असमीका में, वो इस असमीका को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है इसका मतलब इधर साइड पेंट होगा, इस साइड पेंट होगा। ध्यान से, अगर मान लिया जाए कि कोई दूसरा इक्वेशन होता, सपोज किया जाए इस प्रकार से होता, x + y और > 5 होता, तो हम लोग, और उसका ग्राफ ऐसा आ गया है मान लीजिए, तो x और y का ग्राफ खींचने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि पेंट किस साइड करें, इस हाफ प्लेन में करें कि उस हाफ प्लेन में करें। तो ये पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट है 0 0, उसको उसमें रखेंगे। x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, > 5। बताइए 0 + 0 0 हुआ, क्या वो 5 से बड़ा होता है? नहीं, 0 कभी 5 से बड़ा नहीं होता है। यानी ये x और y का जो वैल्यू रखा गया मूल बिंदु वाला, वो इसे संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये संतुष्ट करता है तो इसके तरफ, अगर ये संतुष्ट नहीं करते तो इसके विपरीत, मतलब इसको छोड़ करके सेकेंड वाला जो तल है उधर हाफ प्लेन वाला उसको करेंगे। मतलब
जो पॉइंट डिसीजन के रूप में हम लोग ले रहे हैं वो पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो उसके तरफ पेंट होगा, नहीं तो उसके विपरीत तरफ, उसके अलग, उसके दूसरे तरफ पेंट करेंगे। जैसे अगर ये डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड कर रहा है मान लीजिए, और ये संतुष्ट नहीं करता है तो इस साइड पेंट करेंगे। और अगर ये डिसाइड करता है ये और ये संतुष्ट भी करता है तो इस साइड हम लोग पेंट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसेस। और अगर वो लेफ्ट और राइट वाली बात याद रखें कि भैया लेफ्ट साइड में ये मैच कर रहा है, देख लो जहां कहाँ मिल रहा है लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट में पेंट होगा, ये कहाँ पे था राइट में तो डायरेक्ट राइट में पेंट होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरी चीज, ये वाली परेशानी कब बढ़ जाती है ना, जब ऐसा हो जाए कोई ग्राफ कि वो मूल बिंदु से ही चला जाए। अब मूल बिंदु से ही चला गया तो पता ही नहीं चलता है कि भाई मूल बिंदु से गया है तो कैसे डिसीजन होगा कि वो उसके लेफ्ट में पेंट करे कि राइट में पेंट करे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई दूसरा पॉइंट ले लेते थे। दूसरा पॉइंट का मतलब जैसे ये जो आपका एक्स एक्सिस है और ये जो आपका वाई एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस पर जितने भी पॉइंट स्थित हैं, मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी, उसमें से कोई एक पॉइंट ले लेते थे, इधर साइड वाला या इधर साइड वाला, चाहे इधर साइड वाला चाहे इधर साइड वाला, कोई एक पॉइंट ले लेते थे। मान लीजिए ये पॉइंट ले लिए हम लोग, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का 1 है, वाई का तो 0 हो जाएगा। अब उस इक्वेशन में इस मान को रखते थे, अगर ये संतुष्ट करता है तो इसकी तरफ पेंट होगा, अगर इसको रखने पर संतुष्ट नहीं हो पाता है, वो समीकरण गलत हो जाता है, तो इसका मतलब ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट शामिल नहीं होगा, मतलब इस साइड पेंट नहीं करेंगे तो किधर बचा उधर साइड, तो उधर साइड पेंट करेंगे। ऐसे बस में जिस पॉइंट से डिसीजन ले रहे हैं उसी से आपको निर्णय करना है। अगर वो उसको संतुष्ट कर दिया, उसको रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए तो इसका मतलब वो उसका हल क्षेत्र में आता है, इसलिए उधर पेंट करेंगे। और अगर वो नहीं आ रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, गलत हो जा रहा है, इसका मतलब ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग इस तरफ पेंट नहीं करेंगे, इसके विपरीत उसको छोड़ करके जो अदर साइड होगा उसको पेंट करेंगे। एकदम बात को आराम से समझिए। ठीक है, नहीं समझा तो फिर से बैक जाइए, फिर से उस वीडियो को रिप्ले कीजिए। एक बात ये समझ में आ गया पेंट कैसे करना है। अच्छा, दूसरी चीज, तो हमने आपको क्या क्या बताया, पहले तो लाइन कैसे लेंगे, हाफ लाइन, फुल लाइन लेंगे कि डॉटेड लाइन लेंगे, फिर प्लेन होता है तो दो भाग में बांट देता है, हाफ प्लेन, किधर साइड वाला प्लेन को पेंट करेंगे। अच्छा, अब ये हो गया, कभी कभी क्या होगा ना कि दो इक्वेशन दिए रहेंगे, कभी कभी तीन इक्वेशन हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 2 इक्वेशन हुआ, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे है और कोई और इक्वेशन है जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो आपको वहां पर डिसीजन करना है कि कॉमन रीजन कैसे है, कॉमन रीजन कौन सा है, जो कॉमन रीजन होगा। अच्छा, रीजन की बात क्यों की जा रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझेंगे, पहले मैं इसको बता दूं तब। अब अगर कॉमन रीजन की बात करें तो कैसे आप डिसाइड करोगे, जैसे मान लो सपोज करो ये एक लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से, x + y < 5 सपोज किया जाए, और एक ये इक्वेशन है जिसका नाम है x - y > 8, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये बताओ, ये इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा तुम्हें किस साइड पेंट करना है, किस साइड मुंह इसका मैच कर रहा है, लेफ्ट साइड में है ना, मतलब ये जाके मैंने कहा ना ये कैसे मैच कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए, इस लाइन के लिए हमें लेफ्ट में पेंट करना है। तो इसका मान लीजिए पेंट होगा इस साइड पेंट होगा, सपोज किया जाए। अब पूरा पेंट कर दोगे तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो हम लोग एक डिसीजन दे देते हैं। क्या डिसीजन देते हैं कि ये देखो तीर का निशान, यानी ये बता रहा है कि ये लाइन इस साइड पेंट होगा। अब इसको देखो क्या कह रहा है, इसमें है किधर साइड मैच कर रहा है, वो जो पॉइंट इसका है वो कहां जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए राइट में पेंट होगा, तो इस इक्वेशन में ऐसे तीर लगा दिए, राइट में पेंट होगा। अब देखना ये है कि ये जो यहाँ पर जितने सारे यहाँ पर आपको देख रहे हैं रीजन, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे वैसे सब दिया है ना, तो उन सब में कॉमन रीजन कौन सा है जो दोनों ही लाइन को संतुष्ट करता हो। तो ये कहता है कि इस साइड पेंट होगा, ये कहता है कि उधर साइड पेंट होगा, तो पेंट आखिर होगा क्या। तो सब जगह कॉपी वगैरह में तो क्या करता है कि इसको हल्का हल्का सेट करता है और जो कॉमन होगा उसको थोड़ा सा डीप में उसको सेट कर देता है, तो पता चल जाता है। लेकिन हम लोग अगर करें तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। एक बात और,
आपको कुछ और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उन सब चीजों में ना हम लोग क्या करते हैं कि अधिकांशतः जगहों पर, अधिकांशतः क्या, सब जगह ही मान के चलिए, ठीक है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पेंट करना होगा। बाकी ये सारे क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं पेंट वगैरह, क्योंकि वो निगेटिव वैल्यूज आ जाएगा ना। जहां पे देखिए इसमें ही ऐसा है जिसमें दोनों प्लस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, एक माइनस एक प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें जो है कि प्लस माइनस। तो ये माइनस वाले के चलते ये सारे में पेंटेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाले हैं वो सब पॉजिटिव ही होते हैं, निगेटिव नहीं हो सकते हैं वैल्यू कभी भी। इसीलिए हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पेंट करने की जरूरत नहीं होती है। पेंट कहाँ करना है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसकी बात हम लोग करेंगे आगे। तो मान के चलिए, मैं जो कहता हूं ध्यान से समझिए कि अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये कहता है कि इस साइड पेंट होगा। तो इस लाइन के इस साइड में कौन कौन सा रीजन है, या तो ये है या ये है। हम उसको ना पेंसिल से ना डॉट कर दिए ताकि पता चल जाए कि या तो इसमें पेंट करेंगे या इसमें पेंट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में ही करना है, सेकंड थर्ड में तो होगा नहीं। और ये लाइन जो है ये कहता है कि हमें उस साइड पेंट करना है, राइट साइड पेंट करना है। तो इस लाइन के राइट साइड में कौन कौन सा प्लेन दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? इस लाइन के, ध्यान से देखेंगे इस लाइन के, तो या तो एक ये प्लेन दिख रहा है या तो ये दिख रहा है। देख लिया जाए, इस लाइन के ही ना है इस तरफ। अब जब सब डॉटेड हो गया तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे पास दो लाइन है, दो डॉट किस रीजन में है? इस रीजन में है, दो डॉट, यानी ये वाला कॉमन रीजन है और उसी को हमें क्या करना है? पेंट कर देना है। और ये जो है ना, यही हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन रीजन के नाम से जाना जाएगा। हिंदी में इसे हल क्षेत्र के नाम से जानेंगे। बस में आ रही है। दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात ये है, ये कॉमन रीजन निकला। और वैसे क्या होता है ना, पेंट ऐसे करते, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं, करके भी दिखा देता हूं। एक तो डॉट वाला मैंने बताया, डॉट से आप एकदम निकल जाएंगे, नहीं तो अगर आप तेज हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं बातों को, तो दिमाग में रखिए कि इसके इस साइड आना है, इसके इस साइड जाना है, तो यही कॉमन रीजन है। वैसे डायरेक्ट हो सकता है, नहीं तो मैं डॉट से, अब इस बाद में इस डॉट को मिटा दीजिएगा, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ डिसाइड करने के लिए मैंने लगाया कि ताकि पता चल जाए। दूसरी चीज ये मैंने कह रहा कि इसमें पहले इक्वेशन जो देता था उससे एक पॉइंट मिलता था, जैसे यहाँ पे ग्राफ कट किया, यही आंसर हो गया। लेकिन अब क्या होता है ना, अगर लेस देन कर दें तो इसका मतलब जैसे समझिए और इसका मतलब समझिए, दोनों का मतलब आप समझ जाए ना, तो आप इसको बनाने में परेशानी नहीं होगी। x + y = 5 का मतलब आपको पॉइंट आएंगे। मान लीजिए ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट, आप उसको मिला दिए और ग्राफ खींच दिए। लेकिन और ये सब पॉइंट इसको संतुष्ट करता है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि x + y लेस देन है। लेस देन का मतलब कि 5 पर तो देगा ही, 5 से छोटा जितना भी x और y का वैल्यू जोड़ने पर आएगा वो सब संतुष्ट करता है। तो वो पॉइंट ये भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ऐसे वैसे सब, ये सब पॉइंट, सब जितने सारे आपको पॉइंट दिख रहे हैं वो सब जो है कि नहीं, इस लाइन के लेफ्ट साइड में, चूंकि ये सब क्या होंगे, ये मान के चलिए पॉइंट, अगर मान लीजिए सपोज किया जाए कुछ इस तरह से हो गया, कैसे दिखाएं आपको, ऐसे है, मान लीजिए ये 1 है और ये 4 है, ये 1 है, कुछ इस प्रकार से 4 1 5 होगा ना। तो ये पॉइंट दिखा रहा है कि 5 हो जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 5 नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा भी हो सकता है। तो 5 छोटा मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे वैसे। तो जितने सारे हैं ना, ये सब रीजन मिलता है ना, कि पॉइंट मिलता है, इसीलिए हमें इसमें रीजन पेंट करना पड़ता है। सारे जो क्षेत्र हैं इसमें स्थित किसी भी बिंदु को आप लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसका कुछ x होगा, कुछ y होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट उसको आप रखेंगे तो उसको भी संतुष्ट करेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए ये असमीका का जो ग्राफ है वो एक हल क्षेत्र के रूप में दिखाया जाता है। वो हल क्षेत्र देता है, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट नहीं आता है कि ये आंसर होगा, ये x का मान होगा, ये y का मान होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, एक अंतिम बात है इसमें ना, एक चीज और कहता है कि आप तो पेंट कर दिए, कॉमन रीजन निकाल लिए, सब कुछ हो गया, सॉल्यूशन रीजन प्राप्त हो गया। इसके बाद आपको ना कुछ और भी चीजें दी रहती हैं, वहां से आपको मैक्सिमम मिनिमम कुछ करना पड़ता है। उसके लिए कॉर्नर पॉइंट की बात की जाती है, तो वो हम लोग देखेंगे 12th क्लास में। अभी फिलहाल इतनी बातों को आप ध्यान में रखें। अगर आप इतनी बातों को ध्यान में रखते हैं तो फिर आपका सारा काम ना बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लोग हम 12th क्लास की बात करते हैं, वहां पे और कैसे कैसे हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है,
कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल रीजन क्या होते हैं, इनफिजिबल रीजन क्या होता है, फिर उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और फिर वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कैसे हम लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं, ये सब कुछ हम लोग एक एक करके बारी बारी डिस्कस करेंगे। आप उसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो है कि नहीं उसके आगे क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है इसमें, अब हमें जानना है 12th क्लास में जो हमें पढ़ना है उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है उसको ध्यान देंगे, और होता क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 वर्ड सुनना नाम, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, ये 2 वर्ड पे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, हिंदी में इसको हम बोलेंगे सरल रेखा। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है अ प्लान ऑफ एक्शन, अ प्लान ऑफ एक्शन, या इसी को हम कह सकते हैं अ सिस्टमेटिक अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच। मतलब आप ध्यान से इसको समझेंगे, और एक बात इसमें है हम लोग उसको आगे देखेंगे कि लीनियर का मतलब जैसे पार्ट जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उस चैप्टर में लीनियर एक वर्ड आया है, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम ही है रैखिक प्रोग्रामिंग। तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन और प्रोग्रामिंग का मतलब अ प्लान ऑफ एक्शन। मतलब आपको स्ट्रेट लाइन दिया है, उसकी सहायता से आपको क्या करना है, उस पर कुछ प्लान ऑफ एक्शन करने हैं, मतलब कुछ क्रियाओं की योजना बनानी है, उसके आधार पर कुछ डिसीजन लेने हैं, ठीक है। या उसी को हम असिस्टमेटिक अप्रोच भी कर सकते हैं, एक मतलब व्यवस्थात्मक रूप से पहुंच क्या है उसके, वो हमें पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात है कि लीनियर का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, ये वर्ड को हम लोग समझें। प्रोग्रामिंग का मतलब जैसे प्लान ऑफ एक्शन, कोई जब क्रिया करते हैं उसके पूरा योजना जो है उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। या किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के पास पहुंच के लिए क्या एक व्यवस्था होती है उसको पढ़ने के लिए हम प्रोग्रामिंग का सहारा लेते हैं, और लीनियर एक स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि हम पढ़ते क्यों हैं, तो इसमें किसी भी चीज़ को हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, तो इसमें 2 चीज़ें आपको पढ़नी है, एक है मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज, और एक है मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो जैसे आपको कोई व्यवसाय दे दिया, कोई कमर्शियल कोई चीज़ है, तो उसमें हमेशा आप लोग क्या मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, आपके पास 2 चीज़ें हैं। आप यही चाहेंगे हर कोई व्यक्ति कि कम से कम उसमें लागत लगे और अधिक से अधिक मुनाफा हो, यानी मैक्सिमाइज क्या करना चाहेंगे, लागत ज़्यादा लगे नहीं, आप चाहेंगे कि लागत कम से कम लगे यानी हमेशा आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, और जो कॉस्ट लग रहा है, जो उसमें खर्च आ रहे हैं, वो सोचेंगे कि आप हमेशा उसको मिनिमाइज करें, कम से कम लागत लगे और अधिक से अधिक मुनाफा हो। यानी किसी भी चीज़ के जो भी लागत या खर्च हो रहा है उसको मिनिमाइज करना, कम से कम करना, न्यूनतम करना। और प्रॉफिट किसको करना है हमें, लाभ या मुनाफा, लाभ या मुनाफा। और आप चाहेंगे कि कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए जो हमें प्लान ऑफ एक्शन करना पड़ता है स्ट्रेट लाइन की सहायता से, स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत, उसी को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कहा गया कि प्लानिंग द एक्टिविटीज, जो आप क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज, प्लानिंग द एक्टिविटीज टू गेट द ऑप्टिमम वैल्यू is called optimization, is called
ऑप्टिमाइजेशन, या इसी का एक और नाम है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। बड़ा इस बात को समझिएगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग द एक्टिविटीज, उन सभी क्रियाओं को करना, किस लिए करना, तो टू गेट, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, ऑप्टिमम वैल्यू। यानी कि ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब क्या है, ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब होता है ऑप्टिमम वैल्यू। तो ऑप्टिमम जो वर्ड है इसका मतलब होता है सर्वोत्तम, सबसे अच्छा क्या है, या इसी को अनुकूलतम भी कहेंगे। ठीक है, अनुकूलतम। और वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं, मान, मूल्य, जो भी हो, सबसे एक मतलब उत्तम, सबसे बेस्ट जो आपका वैल्यू है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू गेट करने के लिए, पाने के लिए, प्लानिंग द एक्टिविटीज, उन सभी क्रियाकलापों को करना ही ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, या उसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के नाम से भी जानते हैं। गणितीय जो संक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ठीक है, जो क्रियाएं की जाती हैं, किस लिए, तो सबसे उत्तम, सबसे अनुकूल मान प्राप्त करने के लिए। क्या मान प्राप्त करने के लिए, तो या तो वहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कम से कम लागत लगे, लागत कम से कम हो, खर्च कम से कम हो, और लाभ या मुनाफा अधिक से अधिक हो। ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जो क्रियाओं के समूह को संपादित करते हैं उसी को ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रहा बात लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वर्ड समझ ले, लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन प्रोग्रामिंग का मतलब प्लान ऑफ एक्शन, क्रियाओं का समूह, क्रियाओं का एक योजनाबद्ध जो काम है वो सब प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर आता है। यहाँ अब एक थोड़ी सी बात उसको समझ ले, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इसका एक डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझ के फिर एक एग्जाम्पल लेंगे और उस पर सारी बातें हम लोग एक ही क्वेश्चन में संपन्न कर लेंगे। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इस बात को आप याद रखेंगे एक डिफिनेशन के तौर पे। लीनियर प्रोग्रामिंग की डिफिनेशन, ठीक है, कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक, ये क्या है, रैखिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक तरीका है, एक टेक्निक है, एक तकनीक है। कैसी तकनीक, टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग एन ऑप्टिमम शेड्यूल, ठीक है, ऑफ इंटरडिपेंडेंट activities in view of the available resources, in view of the available resources। क्या कहा गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक टेक्निक है, एक तकनीक है। क्या, कैसा तकनीक, तो फॉर डिटरमाइनिंग, किसी भी चीज का निर्धारण करने के लिए, कैसा, एन ऑप्टिमम शेड्यूल ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज इन व्यू ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे जो आपके पास स्रोत उपलब्ध हैं, अवेलेबल है, जो रिसोर्स अवेलेबल है, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज जो की जाती हैं, किसका, तो इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज जो हम लोग क्रियाकलाप संपादित करते हैं, उसके लिए हम जो भी टेक्निक का सहारा लेते हैं, जो भी हम लोग तरीके अपनाते हैं, वो सब लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी इसका मूल्य जो मेन जो इसका एक उद्देश्य है, मोटो है, वो यही है कि जो सीमित संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उसका ही प्रयोग करके अधिक से अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त हो और कम से कम लागत कैसे लगे,
उसके लिए जो भी तरीके स्टेप वाइज हम लोग अपनाते हैं, उन सारे क्रियाकलापों को, बंच ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर, एक प्लान ऑफ एक्टिविटीज जो भी कहिए, उसी को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हम लोग समझेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद छोटे छोटे डिफिनीशंस आएंगे और भी, उसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन हम लोग लिखवा लेंगे, उसको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो अगला जो है हमारा टॉपिक वो ये है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट में हम लोग LPP, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या जो भी कहिए। ठीक है, तो आप समझ ही गए, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, प्रोग्रामिंग का मतलब प्लान ऑफ एक्शन, प्रॉब्लम मतलब समस्या। कोई समस्या आपको दी गई है, उसको रैखिक का सहारा लेकर के, मतलब एक रेखा का सहारा लेकर के सॉल्व करने के लिए जो भी हम लोग प्लान ऑफ एक्शन करते हैं, क्रियाकलाप को संपादित करते हैं, उसी का नाम है LPP। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ के तहत भी देखते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें होंगी, उन 3 चीज़ों कौन कौन है 3 चीज़ें, फिर उसको हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला चीज़ जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या दिया रहेगा आपको, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब उद्देश्य फलन। ठीक है, क्या दिया रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। दूसरा क्या दिया होगा, इसमें एक डिसीजन वेरिएबल होगा, डिसीजन वेरिएबल्स होगा। और तीसरा जो है वो है आपका कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग एक 2 नाम और है, रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब बाधा एक प्रकार से, और डिसीजन वेरिएबल निर्णय चर, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन कहिए या लिमिटेशन कहिए, सीमाएं, उसमें दोष, लिमिटेशन। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको दिया रहेगा ये इक्वल और लेस देन, या इक्वल और ग्रेटर देन, जो भी हो, इसको हम सिर्फ कांस्टेंट बोलेंगे, समझिएगा जरा। और इसी में एक होता है नॉन निगेटिव कांस्टेंट्स, वो क्या है वो सब आप देखेंगे, नॉन निगेटिव कांस्टेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपको यहाँ बताया गया है उसमें 2 चीज़ें हैं, आपको पता है, मैंने भी बताया, समझ लीजिए इसको भी, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2 ही कार्य हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का 2 कार्य किया जाता है, एक होता है मिनिमाइज करना और एक होता है मैक्सिमाइज करना। एक होता है मिनिमाइज और एक होता है मैक्सिमाइज। अब मिनिमाइज किसको करते हैं हम लोग, कॉस्ट को, जो हम लोगों का पैसा खर्च होता है वो चाहते हैं कि इसमें कम से कम पैसा हमारा लगे। और क्या चाहते हैं इसमें कि मैक्सिमाइज किया जा सके। क्या मैक्सिमाइज किया जाएगा, प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाएं और कम से कम खर्च करके, ये हमें सिखाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक चीज़ और, अब जैसे इसमें कौन कौन क्या है, मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा रहेगा ऐसे कि मैक्स जेड इज इक्वल टू, सपोज किया जाए 3x + 2y। ठीक है, 3x + 2y, फिर आपको लिखा रहेगा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद आपको लिखा रहेगा, मान लीजिए x + y ऐसे, फिर एक और 2x + 3y, कुछ भी दिया हो। ठीक है, फिर दिया रहेगा x और y > 0।
देखिए ये एक आप मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कौन कौन क्या है ये समझ लीजिए। इसमें जो आप देख रहे हैं ये जेड इज इक्वल टू ना, जिसको मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ना जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी ये जो दिया गया है यही आपका कार्य है कि आप इन सब कॉन्स्टेंट्स का सहारा लेकर के इसको कैसे एक्स और वाई के वैल्यूज को रख करके कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किन पॉइंट्स पर किन वैल्यूज पर इसे हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जेड का अधिक से अधिक मान क्या होगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस पे जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा मेन उद्देश्य फलन है। इसके अलावा आप जो यहाँ पे वेरिएबल्स देख रहे होंगे, जैसे यहाँ x है, y है, ये सब क्या कहलाएंगे, x और y ये कहलाएंगे डिसीजन वेरिएबल, जो निर्णय करने वाले हैं, निर्णय करता चर, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स, ये जितने सारे आपको दिए गए ना असमीकाएं वो सब कॉन्स्टेंट्स हैं। अब ये कॉन्स्टेंट्स दो प्रकार के होते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स है, ये भी कॉन्स्टेंट्स है, ये भी कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन उसमें कॉन्स्टेंट्स में एक होता है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, जिसको हम लोग ऋणोत्तर प्रतिरोध कॉन्स्टेंट्स के नाम से भी जानेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। इसमें कह क्या रहा है कि x और y का जो वैल्यू है, आपको पता है कि ये x है, ये y है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है 0, इधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर जाएंगे पॉजिटिव। यहाँ कह रहा है कि x और y या तो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, यानी x का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और y का मान भी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम एक साथ ले तो इस कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है, यानी प्लस प्लस की, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि कभी ऋणोत्तर नहीं हो सकते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। तो ऋणात्मक नहीं होंगे तो इसलिए इसे हम लोग नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए ध्यान से, मैं सब कह रहा हूँ, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद जितने सारे असमीकाएं दी गई होंगी वो सारे कहलाएंगे कॉन्स्टेंट्स, और उस कॉन्स्टेंट्स में जो भी चर राशि उपस्थित हो या वेरिएबल इसमें जो चर उपस्थित हो, एक्स और वाई, जेड नहीं लेंगे, जेड तो फलन का है ना, इसलिए कह दिया था कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो चर राशि उपस्थित है एक्स वाई, चाहे यहाँ पे जो भी कह लें। तो ये जो अब वेरिएबल देख रहे हैं वही डिसीजन वेरिएबल है, और इसके बाद डिसीजन वेरिएबल के बाद आप देख रहे हो कॉन्स्टेंट्स। तो मैंने कह ही दिया कि सब कॉन्स्टेंट्स है, उसमें दो प्रकार के होंगे, एक जनरल, एक जो है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स का मतलब यही हुआ कि वो नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होने का मतलब एक्स और वाई हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे ना एक एग्जाम्पल लेकर के उसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या है ये आपको समझाया गया, समझाने का प्रयास किया गया। अब कैसे बनाना है वो मैं एग्जाम्पल लेकर के समझा दूंगा। अभी कुछ और एक डिफिनीशंस हैं एनसीईआरटी में आपको स्पष्ट दिया हुआ है, हालांकि ज़रूरी नहीं है, फिर भी ना एक कायदे के तहत आप उस सारे ऑब्जेक्टिव्स के जो भी डिफिनीशन दिए गए हैं उसे आप देखेंगे, ठीक है, और उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जान लेंगे कि कौन सा टर्मिनोलॉजी क्या है। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि उसे मैं आप लोगों को पीडीएफ में डाल दूं। आप इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहेंगे, डिसीजन वेरिएबल, इस सारे का एक क्या होता है कि डिफिनीशन जो है ना मैं उसको डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल कौन क्या है इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को आप अगर देख लेते तो मैं उम्मीद करता हूँ बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 12.1 से होते हैं, तो वहाँ से सारे प्रश्न उस एक प्रश्न को देखने के बाद आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे ध्यान से देखें कैसे लिखना है, क्या करना है, उसके बाद आपका सारा कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और मैं उस क्वेश्चन को जितने सारे उसमें और भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखे गए थे उन सब का डिफिनीशन क्या है कि बेसिक डिफिनीशन वो मैं डाल दूँगा आपको पीडीएफ में, आप उसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, या मैं लिख ही दूँ, बता ही दूँ यहीं पे। चलिए मैं प्रयास करता हूँ कि यहीं पे कर दूँ उसको, ठीक है।
देखिए जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है ना, तो उसके अनुसार मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला एक डेफिनेशन दिया है आपको, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, मैं लिख देता हूँ और एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा आप देख लीजिएगा। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक बार बस मैं नाम बोल के और डेफिनेशन बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, वहाँ पे स्पष्ट लिखा होगा कि सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच सीक टू मैक्सिमम, देखिएगा ब्लैक बोल्ड पेन से लिखा होगा, आप उसे अंडरलाइन करके याद कर लेंगे, समझ लेंगे याद क्या करना है। कह सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच सीक टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट और कॉस्ट फॉर्म अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। कहता है कि एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या जिसको इस प्रकार से लिया जाए कि उसमें हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें या कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ऐसे या इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया भी आपको कि ऑप्टिमाइजेशन में दो ही काम किया था, या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट को, मिनिमाइज करना है तो कॉस्ट को। तो जिस प्रॉब्लम्स में ऐसी क्रियाएं संपादित करनी हो तो उसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के नाम से जानेंगे। इसके बाद आता है फिर दूसरा, इसी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अभी मैंने जो लिखा था LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें क्या कहता है कि प्रोग्रामिंग समस्या, इसमें लिखता है कि स्पेशल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब ये जो है उसी में से एक स्पेशल टाइप जो है और बहुत इंपॉर्टेंट, उसी को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, जिसमें वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह दिया रहेगा, फिर कॉन्स्टेंट दिए रहेंगे और डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, ये सब चीज़ें दी गई होंगी और उसमें आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइजेशन करके फाइंड करना होगा। इसके बाद तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक है। ऑप्टिमल वैल्यू, ये सब आपको देखेंगे, ध्यान से दिखेगा। ऑप्टिमल वैल्यू, उसी को अनुकूलतम मान जिसको मैंने कहा, मतलब जो भी आपको दिया गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम। जो भी आपको लीनियर फंक्शन दिए गए हैं ना, तो उस लीनियर फंक्शन में आप x और y का कौन सा ऐसा मान रख करके उसका अधिक से अधिक जो भी या कम से कम जो मान ज्ञात करेंगे वही उसका ऑप्टिमल वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिमल वैल्यू में आपको समझ में आया कि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको दिया गया है तो उसके अंतर्गत आप जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे उसी को हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू के नाम से जानेंगे। इसके बाद आता है ऑप्टिमल वैल्यू के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने अभी कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन क्या है, तो जो भी आपको z इज इक्वल टू करके लिखा होगा, जैसे 3x + 5y, इस टाइप के जो भी एक फंक्शन दिए गए हों जिसको आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा, उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लीनियर फंक्शन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन या इसी को, ये नहीं देख रहे, रैखिक समीकरण टाइप का दिया होगा आपको, तो लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो जो भी रैखिक समीकरण दिया होगा और उसमें कहेगा कि, और उसी को कहेगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो भी कहे, तो जिससे माने एक ऐसा फंक्शन जिससे हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें, ठीक है, उस लीनियर फंक्शन को ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें वेरिएबल्स होंगे x, y, z इत्यादि। फिर कहता है उसी में अगला जो है अगला जो एक टर्मिनोलॉजी है उसको कहता है डिसीजन वेरिएबल्स। मैंने कहा है डिसीजन वेरिएबल्स वही, उसमें अब डिसीजन वेरिएबल्स, इसको भी लिख ही दीजिए, डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है, निर्णायक चर, डिसीजन वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि जो भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए गए हैं उसमें उपस्थित जो चर राशि है वही उसका डिसीजन वेरिएबल्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्स्टेंट्स। तो मैंने अभी कहा
कि जो भी असमीकाएं दी गई होती हैं जिसके आधार पर हम लोग जो सारे इक्वेशन के जगह पे असमीकाएं दी हुई होती हैं उसकी सहायता से हम लोग ग्राफ खींचते हैं, फिर उसी की सहायता से हम लोग लीनियर फंक्शन का या ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सारे जो असमीकाएं दी गई होती है उसी को हम लोग कॉन्स्टेंट्स के नाम से जानते हैं, बाधा या रुकावट जो भी कही कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, लिखा है द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट। जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंतर्गत एक रैखिक असमीकाएं दी गई होती हैं, जैसे अभी मैंने कहा ना कि x + y < 5 या <5, इस तरह के जो भी आपको दिए गए हैं असमीकाएं उन सबको हम लोग कॉन्स्टेंट्स के नाम से जानते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, उसी में एक होता है ये वाला कि x और y दोनों 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, या अलग अलग भी लिख सकता है इसी चीज़ को, तो इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ये क्या बतलाता है कि x और y हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, ऋणोत्तर बोल सकते हैं हिंदी में। तो कॉन्स्टेंट्स में ही दो प्रकार के, एक जनरल हो गया और एक जो है कि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होंगे, इसको कहेंगे। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब वही जिस एक अंतिम ऑप्टिमाइजेशन मैंने कहा ही, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपको करना क्या है कि सीमित संसाधन का प्रयोग करके, ठीक है, सीमित संसाधनों का प्रयोग करके कम से कम लागत पे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम लोग एक प्रकार से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के नाम से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे तो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहेंगे। तो जिस प्रॉब्लम का जिस प्रॉब्लम के लिए ये कार्य करना हो उसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। लिखा स्पष्ट, ए प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स एज डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ लीनियर इक्वालिटीज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो दी गए सारे कॉन्स्टेंट्स के आधार पे या उसको मतलब ध्यान में रखते हुए जो निर्धारित किया जाएगा ए सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए, उसी को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये सारे मतलब कुछ विशेष नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जो जो मैंने टर्मिनोलॉजी लिखा समझाया उसी चीज़ को बता रहा है। एक अंतिम चीज़ है इसी में, अब मैंने कहा कि जब आप इसका ग्राफ खींचते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप ग्राफ खींचे और पेंट किए, ठीक है, तो जो पेंट करते हो, मान लीजिए ये वाला कॉमन रीजन मिल गया, इसको तो आप पेंट करोगे, तो जो पेंट करोगे मैंने उसको कहा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, हल क्षेत्र जिसको हिंदी में हम कहेंगे, क्योंकि वही एरिया जो है कि हमारा आंसर देता है कि इस एरिया में जितने पॉइंट हैं वो सब इसको सेटिस्फाइड करते हैं, संतुष्ट करते हैं, हल क्षेत्र। ठीक है, इसी सॉल्यूशन रीजन को ना ध्यान से समझिए, हम लोग फिजिबल रीजन के नाम से भी, फिजिबल माने वही 6 अंकित भाग जो भी कहिए, फिजिबल रीजन के नाम से भी जानते हैं। और जो क्षेत्र फिजिबल नहीं है, ऐसे एक प्रकार से पेंटेड नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे इनफिजिबल रीजन। ठीक है, क्या बोलेंगे, जैसे जो खाली एरिया आपको दिख रहा है ये है इनफिजिबल ठीक है, इनफिजिबल रीजन। तो इस प्रकार से आपको जो है कि नहीं फिजिबल, इनफिजिबल, सॉल्यूशन सब कुछ समझ में आया। अब एक बात और है अगला टॉपिक में ये भी लिख ही दीजिएगा, उसमें सब दिया है फिजिबल रीजन। ठीक है, पेज नंबर 507 में दिया है फिजिबल रीजन, कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर शॉर्ट में कहें तो कि सॉल्यूशन रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। जो सॉल्यूशन रीजन है वो इसी को हम फिजिबल रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग ना एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन लेकर के उसके सहायता पे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और हमारा सब कुछ वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि कब क्या है, कैसे क्या है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। और पता है आपको कि कोई भी हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो 12th क्लास तक है उसमें तो आपको सिर्फ ग्राफ ही पढ़ना है। वैसे सिंप्लेक्स मेथड या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हायर क्लास में आपको पढ़ना है।
अब हम ना आपको एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम्स को लेकर के आपको दिखाते हैं कि देखिए इसमें कौन क्या है, कैसे सॉल्व करना है, सारा कुछ जो है कि आपके सामने होगा, आप उसको आराम से देखेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से आप काम करेंगे, सारा कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी, तो अब हम लोग 12.1 का एक क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट ठहरिएगा थोड़ा। चलिए जी, तो हम क्या किए ना यहाँ पे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लिए। आपको सारा कुछ यहाँ डिस्कस हो जाएगा, बनाना कैसे है, ठीक है। इसकी सहायता से आप सारा क्वेश्चन खुद पे खुद बना देंगे। देखिए, तो 12.1 के क्वेश्चन नंबर हम 7 डिस्कस कर रहे हैं। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख लेंगे। सबसे पहला चीज़ आपको देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो जिसको एक इक्वेशन दिया गया है, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो भी करना हो, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सारे आप देख रहे हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये जो देख रहे हैं एक्स और वाई इक्वल और ग्रेटर देन 0, इसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ये 3 चीज़ तो पहले आप समझ गए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स, और इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इतना तो समझ में आ रही है आपको। TRAINTS, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। और इसमें जो x और y देख रहे हैं वो आपका हो गया डिसीजन वेरिएबल। तो ये LPP में ना इतना कुछ आपको दिया रहेगा। अब इसकी सहायता से क्या करना है, आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसका रैखिक प्रोग्रामन करना है। रैखिक प्रोग्रामन का मतलब स्ट्रेट लाइन की सहायता से हमें प्लान ऑफ एक्शन को दिखाना है और उसकी सहायता से हमें यहाँ पहुँचना है कि x और y का कौन सा ऐसा मान है जिस पर z का मान मैक्सिमम होगा और x और y का कौन सा ऐसा मान है जिस पर इसका वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम निकालना होगा, मतलब कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, वहाँ पे आपको लागत कम से कम हो, और मैक्सिमाइज करेगा तो प्रॉफिट की बात करेगा। अब करना क्या है, वर्क पे हम लोग थोड़ा ध्यान दें। टर्मिनोलॉजी तो समझ गए, वर्किंग कैसे करना है, चूंकि एक 5 नंबर का पूछता है। तो सबसे पहला कार्य है आपको यहाँ पे जो भी इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो भी दिए गए हैं, ठीक है, इससे तो आपको ये तो सिर्फ आपको एक हिंट्स के तौर पे दिया। मैंने बता दिया आपको कि x और y दोनों 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, यानी 0 होगा या उससे बड़ा होगा। तो मान लीजिए x है, 0 का मान ये 0 है मान लीजिए जाए, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश। आपको पहले से पता है x का मान क्या कह रहा है, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब इसमें तो कोई एक मान हो सकता है। और इसमें क्या कह रहा है कि y होगा या y से बड़ा होगा, मतलब इस पे इन दोनों का कॉमन रीजन तो यही आ रहा है ना एक प्रकार से। तो ये दे करके आपको एक लिमिट में बांध दिया, एक रिस्ट्रिक्शंस दे गए, बाधाएं दे दी गई कि इसमें जो भी आंसर आएगा वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है तो मैंने पहले ही कहा कि x और y या यहाँ पर जो भी मिनिमम मैक्सिमम करना है वहाँ पर कभी भी x और y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में नहीं जाएगा। जब जाएगा तो फर्स्ट में जाएगा। फिर भी एक हिंट्स के तौर पर आपको बार बार ये दे करके बताएगा कि यहाँ पे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इतना आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो समझ में आ गया कि x और y का वैल्यू 0 के बराबर है, उससे बड़ा है तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बात हुआ इन तीनों का। तो सबसे पहले ये तीनों असमीका है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन है। इसका आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को राइट करें तो लिख दीजिएगा the corresponding equations of the given, अब यहाँ समीकरण नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑफ द गिवन इन इक्वेशंस लिख देंगे, या ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। समीकरण 1, 2, 3 में दिए गए जो भी असमीका है उसका संगत समीकरण इस प्रकार है, ठीक है।
इज इक्वेशंस ऑफ द इतना आर गिवन एज, ठीक है, नीचे दिया जा रहा है, जो भी आप लिख ले जैसे आपको सुविधा हो। समीकरण 1 2 3 में दिया गया समीकरण का संख्या समीकरण लिखने पर तो सबका लिखिए। x + 2y इक्वल और ग्रेटर देन जो भी साइन है उसको हटा दीजिए, सिंपल एक इक्वेशन का साइन लगा दीजिए, ठीक है। एक ये हो गया, एक है आपका x और y = 60। अब किधर बड़ा है किधर छोटा सब भूल ले, सिर्फ इक्वेशन आपको लिखना है। और एक आपको दिया है x - 2y ग्रेटर देन, सब हटा करके इक्वलिटी का साइन लगा देना है। उसके बाद आपको क्या क्या मैंने कहा था, इससे एक टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए आपको क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल को एक साइड रखिए, बाकी सबको दूसरे साइड कर दीजिए। तो क्या होगा 120 - 2y, ठीक है। यहाँ से भी x निकाल लीजिए, 60 - y, यहाँ से भी x निकाल लीजिए, x = 2y। अब क्या कीजिए कि इन तीनों जो आप समीकरण लिए हैं संगत समीकरण, उसकी सहायता से ना एक टेबल बना लीजिए ग्राफ खींचने के लिए। उस टेबल में हम लोग कैसे देखेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। पता है कि कम से कम 2 पॉइंट्स जरूरी होता है, ऐसे ही इसमें भी और ऐसे ही इसका भी, एक ही साथ तीनों काम हो जाएगा। ये x, ये y, ये पॉइंट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 3 बनेगा, x y पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए, तो अब खुद से ही यहाँ पर अपने से एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे ये वैल्यू कभी भी बटा उटा में नहीं है, एक सिंपल मान है, ताकि हम लोग आराम से उसको इंडिकेट करके मैच कर सकें। तो देखिए यहाँ y का मान अगर हम रख दे, सपोज किया जाए 60, ठीक है, या 0 रखते हैं। पहले ना कोई भी चीज़ 0 लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 0 आए, मैक्सिमम 0 आएगा ना तो आपको पता है फिगर एक्यूरेट प्राप्त होता है। अगर हम y के वैल्यू 0 पुट करें तो क्या होगा, 2 से y में करेंगे 0 में तो क्या होगा, 2 से 0 में 0 और 120 में 0 गया 120, यानी x का जो वैल्यू है वो 120 और 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब मान के चलिए y का वैल्यू कोई रख दिया 60, तो 60 दूना 120 और 120 में से 120 चला गया 0, यानी x की वैल्यू 0 होगा। ये है आपका पॉइंट A, ये है पॉइंट B। चलिए अब इस पे बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। इसमें क्या लिखा है, इसमें कहता है x = 60 - y, फिर पहले 0 रख देते हैं को, अगर y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 60 होगा, 60 - 0। अगर y का वैल्यू 60 रख दे तो 60 में 60 जाएगा 0, ये भी ठीक है। अब एक लास्ट है, उसे देख लेते हैं। ये हो जाएगा x, सॉरी, तो y के वैल्यू अगर हम 0 रखें तो क्या होगा, x में 0 से दोनों करेंगे 0 होगा। और अगर y का वैल्यू हम अगर मान के चलिए कि 50 रख दें तो 50 दूना 100, x का मान क्या होगा 100 होगा। ये बिंदु हो जाएगा E, ये बिंदु हो जाएगा F, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्स्टेंट्स आपको दिए गए थे असमीका के रूप में, उन सबसे संगत समीकरण लिखे, उससे टेबल बना दी। अब इन तीनों टेबल की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो सपोज कीजिए उसका ग्राफ, अब थोड़ा इसे मिटा दें तो बताएंगे कैसे, थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है। आप चिंता ना करें, मैं यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ। ये मान के चलिए आपका फिगर है, आ रहा है ना, सब देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब फिगर में देखिए, अब मैक्सिमम x का वैल्यू क्या है 120 है, थोड़ा फिगर आराम से फ्रेश है, 120 है। तो हम क्या करेंगे ना, x का वैल्यू जो भी मैक्सिमम है उसको आप डिनोट कर लीजिए। मान लीजिए जैसे यहाँ पे सपोज किया जाए ये आपका 20, ये 40 कर दें, चलिए 20, जो भी आप जगह के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। हम मेरे पास जगह नहीं है, हम 40 का बना देते हैं, तो मेरी मर्जी, हम अगर ले 40 और फिर ये हो जाएगा कितना 80 और ये हो जाएगा 120, ठीक है। y में तो है ही नहीं, तो y के लिए जरूरी नहीं है। y पर मैक्सिमम कितना है 0 है, 60 है, 0 है 60 है, 0 50 है, 60 तक है। तो हम इसमें ले लेते हैं, मान लीजिए 20 का ही, 20 40 60, ठीक है। ये आपका x है, ये y है। अब ए पॉइंट के लिए बात कीजिए, 120,0 है, x का वैल्यू 120 यही ना होगा, और y का 0, यानी ये हो गया आपका पॉइंट
ए। अब चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो 120,0 आपकी इच्छा। बी क्या है 0,60, एक्स का 0 वाई का 60, यानी ये पॉइंट है, ये है आपका पॉइंट बी 0,60। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने से पहले आपको चेक करना ये किसका है, ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट का, इसका, इस असमीका का है। तो चूंकि इस असमीका का है तो आपको देखना है कि क्या इसमें बराबर का चिन्ह दिया है नीचे में। अगर बराबर का चिन्ह होगा तो हम इसे क्या करेंगे, पूरा फुल लाइन से मिलाएंगे। अगर बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो हम इसे डॉट 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 लाइन से मैच करेंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल सब जगह बराबर मिलेगा ही मिलेगा, आप इसका निश्चिंत रहें। फिर भी एक बार ट्राई जरूर कर लिए देख करके। चलिए, तो क्या होगा, इसका दोनों पॉइंट यहाँ पे दिखा दिया गया। अब इसे हम लोग मिला देंगे, फुल लाइन से मिला दिए। ठीक है, और ये किसका ग्राफ है, तो ये देखो ये लाइन है, इसको बता रहा है इस समीकरण को, लेकिन लाइन के इस साइड या उस साइड का जो एरिया है वो बतलाएगा इस असमीका को, क्योंकि उसमें एरिया आता है, इसमें पॉइंट आता है। चलिए, तो इस पे हम लोग नाम भी लिख सकते हैं। ये किसका है, एक लाइन इक्वेशन फर्स्ट का है, तो ये दोनों में से ये लिखिए या ये लिखिए, तो हम लिख देते हैं x + 2y = 120। इसी का ये ग्राफ है। सेकेंड वाला ग्राफ देखिए, पॉइंट सी कहाँ है 60,0, तो 40 और 80 के बीच में ही तो 60 होगा, यानी कि ये है हमारा 60। तो ये जो पॉइंट है ना, यही हो गया पॉइंट 60,0। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए वहाँ पॉइंट सी लिखे हैं 60,0। पॉइंट डी क्या है 0,60, तो 0,60 तो यही हो जाएगा, यानी डी पॉइंट भी यहीं पे है 0,60। ठीक है, अब आते हैं इसको मैच करने के लिए। तो इसको मैच करना तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये फुल लाइन से है, डॉटेड लाइन से है। ये किसका इसका समीका कहाँ है, यहाँ पर है, बराबर नीचे चांद लगा है, यानी फुल लाइन से करना है। तो इसको हम कैसे मैच कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट मैच कर लेंगे हम लोग ना, चूँकि हम हाथ से बना रहे हैं, आपको तो बनाना है ग्राफ पेपर पे स्केल वगैरह से। चलिए, ये किसका हो गया, x + y = 60, ये भी ठीक है। चलिए, एक तीसरा बचा है, ये कहते हैं x का 0 y का 0, आ रहा है ना पूरा, x का 0 y का 0, यानी कि मूल बिंदु यही ना है, यानी ये पॉइंट हो गया आपका E 0 0, और फिर क्या है x का 100 y का 50, तो x का 100 कहाँ पे है, 80 और 120 के बीच में, और इसका 50 कहाँ पे आएगा, 60 और 40 के बीच में। तो ये दोनों मान लीजिए यहाँ पे कुछ कट हुआ, ये है पॉइंट F 100,50। अब इसे हमें मैच करना है इस पॉइंट से ना, तो इस पॉइंट से हम इसे मैच करा दिए। सपोज कीजिए ये किसका है, x - 2y = 0। अब देखिए आपके सामने तीनों फिगर जो है ना लाइन का, वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब तीनों लाइन के बाद जब आप ग्राफ खींच दीजिएगा, ग्राफ तो 10th क्लास जैसे खींचते थे वैसे ही खींचना है, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर दिए। तो ग्राफ खींचने के बाद आपको क्या करना है कि पेंट करना है, और पेंट में बहुत दिमाग से शांति से काम करना होगा कि किस साइड पेंट होगा या किस साइड पेंट नहीं होगा। मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताया कि जिसका जो है उस पर हाथ रखिए और लेफ़्ट और राइट मूव कीजिए। मैंने कहा कि ये जो बराबर का या बड़ा छोटा का चिन्ह जो दिया गया है उसके आधार पर डिसीजन होगा। ये देखिए ये कहाँ मैच कर रहा है, लेफ़्ट की तरफ, तो जहाँ ये साइन होगा वहाँ लेफ्ट साइड, जहाँ मैच करेगा जिधर मिल रहा होगा उधर साइड जाना है। अगर लेस दे रहे हैं तो लेफ्ट में, अगर दे रहे हैं तो राइट में, समझ गए। तो अब यहाँ पर हम बार बार से चेक करेंगे। जैसे ये इक्वेशन है, ये वाला लाइन कहाँ गया देख लीजिए, x + 2y, और आपको पता है कि इसका जो असमीका है वो ये है ना। तो इस असमीका में देखिए साइन कहाँ पे मैच कर रहा है, पीछे की तरफ, इधर साइड, जहाँ मुंह बंद किधर है, लेफ्ट की तरफ। यानी ये लाइन क्या बतलाता है, लेफ्ट में पेंट करना है। लेफ्ट में पेंट करना मतलब ये देखिए तीर का निशान लगा देते हैं, ये बताता है कि नीचे पेंट करने के लिए कह रहा है। दूसरा आइए, दूसरा क्या था, x + y = 60, x + y = 60, ये है। सेकेंड वाला जो असमीका है वहाँ पे जाइए,
अब इस असमिका में आपको देखना है कि मैच किधर कर रहा है, राइट साइड जा रहा है। देखिए ये चिन्ह देखिए राइट की तरफ मिला हुआ है, तो राइट की तरफ मतलब ये लाइन क्या कर रहा है कि ऊपर जाइए। तो कैसे दिखाएंगे, ये देखिए तीर का निशान, एक बोला नीचे आओ, एक बोला ऊपर जाओ। अब रहा तीसरा x इक्वल टू वाई या x माइनस 2y इक्वल टू 0, यही ना है। अब ये क्या कह रहा है, तीसरा नंबर फिर इसके इन इक्वेशन के पास जाइए और 3 इक्वेशन जब आप यहाँ पे देख रहे हो, अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा होता है। तो x माइनस 2y है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए कहाँ पे ये जाके मिक्स कर रहा है, वो राइट की तरफ है ना, ये कहाँ पे है, राइट की तरफ। देखो ये ध्यान से मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जिधर मिल रहा होगा ना उसी साइड आपको पेंट करना है। राइट की तरफ जा रहा है तो हम राइट में पेंट करेंगे। अब इसका राइट क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ भी सस्पेंस वाली बात है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसका राइट क्या होगा, ठीक है, तो हमेशा आपको राइट हैंड रखना है, राइट हैंड इस पे रखें। अब इस राइट हैंड से आप खुद डिसाइड कीजिए आपका राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। इसका राइट होगा दाहिने तरफ, इसका लेफ्ट होगा बाएं तरफ। तो राइट मतलब नीचे की तरफ, यानी ये कह रहा है नीचे पेंट कीजिए। अब देखिए कौन सा ऐसा कॉमन इसमें रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो सब में कॉमन है, सबको फिलअप कर रहा है। तो मैं अगर आपको परेशानी हो तो मैं एक उपाय और बताया था, पॉइंट लगाने वाला। अब तो आपके पास है, पॉइंट लगाना है। 3 इसमें ग्राफ दिए गए हैं ना, तो 3 पॉइंट जिस बॉक्स में होगा, जिस एक बंद क्षेत्र में होगा, ठीक है, वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं, फिर आपको फिगर समझ में भी आ जाएगा। ये कहता है कि नीचे पेंट कीजिए, तो इस लाइन के नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पेंट करें तो फिक्स है, लेकिन इस लाइन के नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पार्ट है, या तो इसमें हो सकता है, या इसमें हो सकता है, या इसमें, या इसमें, ठीक है। चलिए सेकेंड लाइन पकड़िए, सेकेंड लाइन ये है और इसका देखिए तीर कहाँ जा रहा है, दाहिने साइड, उधर पेंट करने, ये कह रहा है कि आप उधर पेंट कीजिए। तो इस लाइन के उस साइड राइट साइड में जितने सारे बॉक्स है सब में एक एक पॉइंट और डालिए, एक इसमें डालेंगे, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ठीक है, इसके साइड। फिर तीसरा लाइन पकड़िए, तीसरा लाइन में भी कह रहा है कि नीचे तरफ जाइए, तो इस लाइन के नीचे की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां जहां है बॉक्स वहां पॉइंट डाल दीजिए। तो इस लाइन के नीचे एक तो इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। अब आपके पास जो भी पॉइंट दिए गए छोटा छोटा, जो भी आपकी पहचान के लिए, उसको अब गौर से देखिए कौन सा ऐसा बॉक्स है जहां तीनों लाइन के जो एक प्रकार से डॉट है जो मैंने निशान के रूप में दिया है वो मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्लोज रीजन है, ठीक है, जिसमें तीनों पॉइंट एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि यही हमारा सॉल्यूशन रीजन है। ये तो मेरा सॉल्यूशन रीजन निकला, यानी अभी तो आधा काम हुआ, ठीक है। अब सॉल्यूशन रीजन निकलने के बाद आपको दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये लेफ्ट और राइट वाला बड़ी ध्यान से समझिएगा। जिधर ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ये मुंह देखना है, तीर लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में पेंट कीजिए, ये कह रहा है राइट में जाने का तो राइट में पेंट करेंगे। बस ये आप याद रखोगे ना भाई, तो और वो भी दाएं हाथ से डिसाइड करना कहाँ लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, ठीक है। अगर ऐसा कर देते हो तो बहुत सारा जगह बचेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। ये सारे कार्य आपके समाप्त हो चुके हैं। अब हमें जो शेडेड रीजन या फिजिबल रीजन उसी को बोलते हैं, जो आप ये देख रहे हो ना कॉमन रीजन, इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन, छायांकित क्षेत्र। उस छायांकित क्षेत्र का कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है और उन सब पॉइंट्स पर हमें ये देखना है कि इसका मैक्सिमम का क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, इन सब चीज़ों का कोई कार्य नहीं है, ग्राफ खींचने तक ही इसका कार्य था। उसके बाद के सारे कार्यों को समझना आपका हो, ठीक है। ये देखिए अब जो भी आप पेंट किए हैं ना, उस पेंट का कॉर्नर पॉइंट फाइंड कीजिए। तो एक तो कॉर्नर यहाँ मिल गया पॉइंट सी जिसको बोले हैं, एक यहाँ मिल गया पॉइंट ए। अब एक यहाँ पॉइंट चाहिए और एक यहाँ पॉइंट चाहिए।
तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा और ये पॉइंट कैसे निकलेगा। तो कोई भी पॉइंट निकालना हो तो आपको पता है कि वो दो रेखाओं का एक प्रतिच्छेद बिंदु होता है, दो रेखाएं जहां कट करती हैं वही तो पॉइंट कहलाता है। तो ये पॉइंट जिस जिस रेखा के कट से बना है उन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट आप जो देख रहे हो इस लाइन और इस लाइन का कट है, तो इस लाइन का इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है x + 2y = 120। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक बनाया था ना, वहाँ पे थोड़ा सा एक आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे एक था यहाँ पे x + 2y = 120, एक था x + y = 60, एक था x - 2y = 0, ये था ना। तो अगर मेरी इच्छा हो तो हम इसको मान सकते हैं ये L1 लाइन है, ये जो है वो L2 लाइन है और ये जो है वो L3 लाइन है वहीं पे। तो देखिए 120 वाला जो लाइन ना, 120 वाला ये लाइन, ये है आपका L1 और 60 वाला जो है ना ये वाला लाइन, ये है आपका L2 और ये जो आप देख रहे हो ये है आपका L3। अब इससे फायदा क्या है कि अब जैसे ये पॉइंट का हम अगर नाम दे दे, सपोज करें A हो गया, इस पॉइंट का नाम C हो गया, इसका नाम अगर हम M दे दें, सपोज किया जाए, और इसका नाम N दे दें, तो M पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट। तो M जो है वो ये देखिए लाइन L2 और L3 का कट पॉइंट है, यानी इन दोनों का जो हल है वो इसका मान बताएगा। तो क्या लिखेंगे, नाउ अगर हम L1, ये किसका पॉइंट है कट का, ये है आपका L2 और L3। नाउ फ्रॉम L2 एंड L3, L2 और L3 को ले लीजिए, L2 यहाँ पे है, L3 यहाँ पे है, तो x + y = 60 और वो है x - 2y = 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट हो गया। 3y = 60 यानी y = 20। अब y का मान 20 हो तो x का मान क्या होगा, y का मान 20 रखेंगे, उधर जाएगा तो घट जाएगा, 60 में से 20 गया 40, यानी x = 40 हो जाएगा। ये किसके लिए निकला, नाउ फ्रॉम L2 एंड L3 वी गेट। अब L2 और L3 कौन है, कट पॉइंट M, यानी M का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 40,20, यानी यहाँ पे लिख देंगे सो the coordinate of the point M is 40,20। M का निकल गया। अब N का भी निकालना है। N किसका कट है, ये देखिए लाइन, इस लाइन को ध्यान से देखना है आपको, L1 और ये L3 का कट है, तो यहीं पे लिख देंगे इस बार, नाउ फ्रॉम L1 एंड L3। L1 क्या है आपका, L1 है x + 2y = 120 और L3 क्या है, x - 2y = 0। तो ये देखो तो ऐसे ही कट गया, तो 2x = 120 और 2 से कट जाएगा 60, यानी x = 60। अब x का मान 60 रखेंगे तो ये जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 120 में 60 गया 60 और 2 से कट जाएगा तो 30, यानी y = क्या होगा, 30। एक बार जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर मैं बात करूँ सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट N इज 60, 30। N का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। जिसका पता नहीं हो उसको आप इस तरह से, जिस रेखा का कट होगा उन दोनों को सॉल्व कीजिए, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब जब सब निकल जाए तो आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, ये आपका है फिजिबल रीजन, फिजिबल लिख दीजिएगा, ठीक है, साइडेड रीजन जो भी हो। इतना होने के बाद लास्ट में अब आपको इन सब का काम समाप्त हो गया है। बस उस कॉर्नर पॉइंट की सहायता से ही आपको क्या निकालना है, दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब इतना कुछ लिखने के बाद लास्ट में एक टेबल बना दीजिए, ठीक है,
और आपको आराम से उसको लिखना ऐसे है। नाउ एक तरफ कर दीजिए कॉर्नर पॉइंट और एक तरफ वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट जो जो आया हो ना उसको लिखिए। कॉर्नर पॉइंट में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पॉइंट A क्या है उसका कोऑर्डिनेट 120,0, फिर है आपका कोऑर्डिनेट C 60,0, फिर आपका कोऑर्डिनेट है M कितना है, M का भी मैंने निकाला था 40,20, देख लीजिएगा। और एक है आपका N का क्या है, N का भी मैंने निकाला था 60,30। मैंने सब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट जितने थे उस साइडेड रीजन के मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है। अब वैल्यू ऑफ z हमको क्या करना है, निकालना है। तो इन सब x और y के मान को x और y के जगह पे पुट कीजिए और z का मान कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर मैं कहूँ तो z का मान a पर क्या होगा, तो इसको हम लिख देंगे z a, मैंने z का वैल्यू a पर क्या होगा, तो 5 की जगह पे 5, x का मान यहाँ पे दिया है 120 प्लस 10 गुना y का मान 0। 120 से 5 में करेंगे 600 और ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि पूरा मान आया 600। C पर क्या होगा z का मान, तो 5 गुना 60, इसी में x और y के जगह पे x और y का मान रख दीजिए, प्लस 10 गुना 0, 60 5 300। z का मान m पर क्या होगा, तो 5 गुना 40 और 10 गुना 20, यानी कि 40 5 200 और 10 10 में 200 400। फिर z का मान n पर क्या होगा, 5 गुना 60 प्लस 10 गुना 30। ठीक है, तो ये 300 300 600 हो गया। अब यहाँ पे ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, दोनों पॉइंट माने वैल्यू जो है वो सेम है मैक्सिमम, और ये जो है वो मिनिमम है। और इसमें आपको मिनिमम भी बताना था, मैक्सिमम भी बताना था। मिनिमम यानी x का अगर मैक्सिमम की बात करें तो x का मान 120 और y का मान 0 हो, या x का मान 60 और y का मान 30 हो, तो इन दोनों पॉइंट्स पर उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 0 पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मान न्यूनतम होगा, मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो लास्ट में आप इसको हेंस कैसे लिखेंगे, इस फिगर को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट परेशानी नहीं है फिगर बनाना, और उसको कॉर्नर पॉइंट पे बस लिख देना, कुछ विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आंसर क्या लिखना है कि हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 600, z का अधिकतम मान क्या है 600 है, एट द कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पे है, एट द कॉर्नर पॉइंट्स a 120,0 एंड n 60,30। ये तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, इसी में एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज क्या होगा 300 एट द कॉर्नर पॉइंट्स, 300 है किस कॉर्नर पॉइंट पे, एट द कॉर्नर पॉइंट C 60,0। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो इतना कार्य यदि आप करते हैं तो आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और इसी आधार पे ना सारे, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हर तरह के दिए गए थे, और बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो सब इसी तरीके से बनेंगे। किसी में 1 दिया है, किसी में 2 दिया है, तो पहले उससे आप समीकरण बनाए, समीकरण से आलेख सारणी बनाए, सारणी के साथ से ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचने के बाद उसमें कॉमन रीजन सेलेक्ट करें, कॉमन रीजन के बाद उसका जो भी पॉइंट नहीं ज्ञात है उसको आप ज्ञात कर लें, और फिर ज्ञात करने के बाद उन सारे कॉर्नर पॉइंट पर
उस जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है कि नहीं तरीका है किसी भी एलपीपी को ग्राफिकली, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, कुछ एक सिंप्लेक्स मेथड वगैरह भी है, अभी फ़िलहाल आपको ग्राफिकली पढ़ना था। ग्राफीय विधि से आप इसको कैसे हल करेंगे, तो हमने अभी सीखा क्या कि ग्राफीय विधि से किसी एलपीपी को सॉल्व करना। ठीक, तो अब आप इसके आधार पे ही अध्याय 12 बना लेंगे। किसी को कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।